हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में हड़प्पन सिविलाइजेशन की फीचर्स के बारे में डिस्कस करा था, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस देयर इकोनॉमिक लाइफ एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद इकोनॉमिक लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ में हम क्या पढ़ते हैं? कोई पर्सन है वो कौन से काम कर रहा है अपनी लाइवलीहुड के लिए, कमाई करने के लिए, या खाना पीना अर्न करने के लिए वो कौन से काम करता है, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक लाइफ में आ जाती हैं। तो कौन से उनके मेन ऑक्यूपेशंस थे? फर्स्ट वाज एग्रीकल्चर, तो वो खेती बाड़ी जो काम है वो उनका मेन ऑक्यूपेशन था। The main occupation of the people was agriculture. Specimen of wheat and barley prove that these crops were regularly cultivated. तो हमें कौन सी क्रॉप्स के रिमेन्स मिले हैं सिविलाइजेशन से? दैट इज़ व्हीट एंड सेकेंड वन इज़ बार्ले। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि डेफिनेटली वो इन क्रॉप्स को उगाया करते थे। मोस्ट इंटरेस्टिंग इज़ द फाइंडिंग ऑफ कॉटन। तो जो थर्ड क्रॉप है दैट इज़ कॉटन। तो इसको मोस्ट इंटरेस्टिंग क्यों कहा गया है? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम है और जो उसके सिमिलर टाइम पीरियड पे जो वर्ल्ड में अदर सिविलाइजेशन थी, उनमें सिर्फ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो लोग कॉटन के बारे में अवेयर थे। बाकी सिमिलर टाइम की जो सिविलाइजेशन है उनमें किसी को भी कॉटन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। ओके, देन यहाँ पे जॉन मार्शल का एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि द यूज़ ऑफ कॉटन वॉज एक्सक्लूसिवली रिस्ट्रिक्टेड एट दिस पीरियड इन इंडिया। मीन्स सिर्फ इंडिया में इस टाइम पीरियड के दौरान लोग कॉटन के बारे में अवेयर थे। सेकेंड, हियर इट इज़ रिटन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में आता है कि दूसरे एरियाज़ के साथ ट्रेड, व्यापार करना। तो व्यापार दो तरह का होता है, एक होता है इम्पोर्ट, चीज़ों को मंगवाना, खरीदना। सेकेंड होता है एक्सपोर्ट, मीन्स चीज़ों को बेचना या बाहर भेजना। द हड़प्पन हैड कमर्शियल रिलेशंस विद द साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। तो ये इंडियन जो अभी डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया की, उनके बारे में लिखा हुआ है। देन कश्मीर जो हमारा हम कह सकते हैं हिली एरिया है, जो माउंटेनियस एरिया है। एंड द कंट्रीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रियाँ, इट मीन्स इंडिया से बाहर भी उनके ट्रेड रिलेशंस थे। दे इम्पोर्टेड वेरियस मेटल्स। तो इम्पोर्ट कौन सी मेटल्स करते थे, कौन सी चीज़ें वो बाहर से या इंडिया के दूसरे पार्ट से मंगवाते थे? वो थे प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आ गया कि उनका जो ट्रेड था वो किस किस के साथ था। तो हम कहेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया as well as with the neighboring countries, specifically the Central Asian countries, इन एरियाज़ के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस थे। तो वो यहाँ से इम्पोर्ट भी करते थे और इन एरियाज़ में एक्सपोर्ट भी करते थे। तो यहाँ पे समटाइम इन योर पेपर वो पूछ लेते हैं कि मेंशन द थिंग्स और आइटम्स विच वर इम्पोर्टेड बाय द हड़प्पन पीपल। तो कौन सी चीज़ें वो मंगवाते थे? हियर इट इज़ रिटन गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका, कॉपर फ्रॉम राजस्थान एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड ईरान। तो इन जो ये तो दो होगी हमारी नेबरिंग कंट्री, और ये इंडिया के ही पार्ट हैं, कर्नाटका एंड राजस्थान। तो यहाँ से ये लोग ये वाली कमोडिटीज़ को मंगवाया करते थे। Then many evidences have been found which reveals that trade was carried on with Egypt and Crete. तो यहाँ पे हमें ये भी प्रूफ्स मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पन पीपल का जो ट्रेड रिलेशन था वो सिर्फ इन एरियाज़ के में रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। वो दूसरी सिविलाइजेशन, अभी हमने पढ़ा था ना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो ये जो एरिया है लाइक हियर इट इज़ रिटन सुमेरियन, इजिप्ट, क्रीट, ये उस समय की अनदर सिविलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो जो क्रीट है दैट इज़ आइलैंड इन ग्रीस। तो ग्रीस कंट्री में एक आइलैंड है, यहाँ पे भी इनके ट्रेड रिलेशन थे, इजिप्ट में इनके ट्रेड रिलेशन थे। ऑब्जेक्ट ऑफ सुमेरियन रीजन, जो सुमेरियन है दैट इज़ बिलोंग टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इन लोगों के साथ भी इनके ट्रेड रिलेशंस थे। दैट्स वाई हमें कुछ एक एविडेंसेस मिले हैं, प्रूफ्स मिले हैं। तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली इनके साथ भी ट्रेड रिलेशंस थे। देन अभी हमें कहाँ से इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है? सो द मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ सुमेरियन ओरिजिन फाउंड एट द इंडस सिटीज़ फर्दर इंडिकेटेड दैट देयर वर ट्रेड रिलेशंस बिटवीन दीज कंट्रीज। तो ये हमें प्रूफ्स मिले हैं। तो इसे हम कह सकते हैं डेफिनेटली उनके इन मीन्स हमारी जो अदर कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ
थोड़ी वी कैन से बियॉन्ड आर नेबरिंग कंट्रीज़ भी जो कंट्रीज़ थे उनके साथ भी इनके ट्रेड रिलेशंस थे। ट्रेड नीड्स, अभी हमने बोला कि उनके दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड रिलेशंस थे और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के साथ भी ट्रेड रिलेशंस थे। तो जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं उसके लिए कुछ एक शर्तें होती हैं। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म वेट सिस्टम होएगा। वेट्स, जैसे हम कोई सामान को ख़रीदते बेचते हैं तो उसके लिए मेजरिंग यूनिट होती है ना, केजी, किलोग्राम्स होते हैं। तो वो जो मेजरिंग या कह लो कि यूनिफॉर्म वेट्स थे मेजर करने के लिए, वो भी हमें मिले। हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था ना कि दे वर यूजिंग क्यूबिकल स्टोन्स। Okay, there is evidence that Harappan people use sets of cubical stone weight even in the far flung area. far flung area होता कि दूर दूर के एरियाज़ में, तो इनके जो ट्रेड रिलेशंस थे वो दूर दूर के एरिया के साथ भी थे और वो उनके साथ ट्रेड करने के लिए जो वेट्स को यूज़ करते थे वो क्यूबिकल स्टोन्स को यूज़ करते थे। और इनका जो वेट होता है, मीन्स कितने केजी का होएगा, जो भी केजी में है या ग्राम्स में है, जो भी उस समय वो यूनिट यूज़ करते थे वो सिमिलर होता था, यूनिफॉर्म होता था। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बोथ बाय लैंड एंड सी, तो ज़मीन के जैसे हम कह सकते हैं सड़कों के द्वारा भी वो ट्रेड करते थे और सी रूट भी। अभी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था ना कि जो हमें जब हमने रिमेन्स सर्च करे तो हमें ये मिला था कि उनका एक गुजरात के एरिया में पोर्ट भी मिला है जहाँ पे शिप्स वगैरह की, जहाँ पे भी पोर्ट होता है उसका मतलब होता है कि शिप्स को वहाँ पे रिपेयर किया जाता होएगा, रोका जाता होएगा, जो भी सामान है उसको लोड और डीलोड करा जाता होएगा। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि उनका जो ट्रेड था वो सी रूट के द्वारा भी करा जाता था। The representation of a mastless ship on a seal suggests the popularity of the sea route। और कौन सी हमें एविडेंस मिला है कि वो सी रूट को यूज़ करते थे, तो एक सील हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, मैं इसमें शेयर कर दूंगी उसका लिंक इस वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हो जिन्होंने वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है इस सेम चैप्टर का। तो सील के ऊपर हमें एक फिगरिन मिली है, एक शिप की हम कह सकते हैं कि तस्वीर मिली है, तस्वीर बनाई हुई मिली है। तो हम कह सकते हैं कि वो सी रूट के द्वारा भी ट्रेड करते थे, क्योंकि अगर शिप्स यूज़ में नहीं थी तो सील के ऊपर वो शिप की पिक्चर कैसे आ सकती है। ओके, सो हमने यहाँ पे 2 ऑक्यूपेशन पढ़ लिए हैं, एग्रीकल्चर पढ़ लिया है, ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ लिया है। तो यहाँ पे अगर आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर ज़्यादा नंबर का आ जाता है तो यहाँ पे आप 3rd ऑक्यूपेशन ऐड ऑन कर सकते हो, दैट इज़ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कि वो एनिमल्स को भी पालते थे। अभी जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ना कि जो सील्स के ऊपर हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे एनिमल्स की फिगर्स मिली हैं। तो जिन जिन एनिमल्स की फिगर मिली है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि वो लोग एनिमल्स को भी पाला करते थे। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है घरों में पालना उन एनिमल्स को। तो 3rd पॉइंट आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पे उनकी जो ऑक्यूपेशंस हैं वो हमने डन कर लिए। देन है आर्ट एंड क्राफ्ट। तो जो उनका आर्ट एंड क्राफ्ट है वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक्सीलेंट था। जो हमने अभी पिछले पार्ट में भी पढ़ा था ना कि हमें मेटल का एक स्टैचू मिला है जो डांसिंग गर्ल का है, तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है। तो इट मीन्स उनका जो आर्ट था, आर्ट ऑफ स्पेसिफिकली आर्ट ऑफ स्कल्पचर था, वो एक्सीलेंट था। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं स्कल्पचर इन मेटल। तो मेटल में कौन सी चीज़ें हमें मिली हैं। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क इन मेटल इज़ द ब्रॉन्ज फिगर। तो जो ब्रॉन्ज का बना हुआ एक स्टैचू है जो कि डांसिंग गर्ल का स्टैचू है, वो क्या है, मास्टरपीस है इनके आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल का। ओके, तो इसमें क्या है कि जो गर्ल शो करी हुई है इस स्टैचू में, वो उसकी अपीयरेंस कैसी है कि जो गर्ल है वो डांसिंग पोस्चर में खड़ी है विद हर राइट हैंड ऑन हर हिप एंड अ डांसिंग पोस्चर। शी इज़ शोन वियरिंग नेकलेस एंड हर लेफ्ट आर्म इज़ कवर्ड विद बैंगल्स। उसने नेकलेस पहने हुए हैं और बैंगल्स पहनी हुई हैं जो कि आइवरी और बोन्स की बनी। आइवरी हम हाथी के दांतों को बोलते हैं। इट मीन्स उस समय वो हाथी के दांतों से भी ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे। देन बोन्स की भी बनी हुई हैं। हर हेयर इज़ नीटली फैशनड इन द फॉर्म ऑफ अ बन। तो बालों को उन्होंने प्रॉपरली
बन के स्टाइल में, जोड़े के स्टाइल में बांधा हुआ है। हर हेड इज टिल्टेड स्लाइटली बैकवर्ड। इट मीन्स इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक ब्रॉन्ज के स्टैचू में शो करी है। इट मीन्स उनका जो आर्ट ऑफ स्कल्पचर है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, जिसको हम एक्सीलेंट बोल सकते हैं। देन स्कल्पचर इन स्टोन, तो स्टोन में भी उन्होंने जैसे हम स्टैच्यूज़ बनाते हैं ना, तो उन्होंने जौन से स्टैच्यूज़ बनाए थे उनमें से कुछ एक हमें मिले हैं। 2 स्टोन स्टैच्यूज़ विच हैव बीन फाउंड एट मोहेंजोदारो एट हड़प्पा, तो हमें दोनों जगह से स्टैच्यूज़ मिले हैं। शोन द रिमार्केबल स्किल ऑफ देयर स्कल्पचर, तो यहाँ पे 2 स्टोन के स्टैचूज़ के बारे में डिटेल दी हुई है। पहला स्टैचू है एक नोबल मैन का, ये जो पिक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है दैट इज़ ऑफ अ नोबल मैन। तो ये पहले भी हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में। तो ये जो नोबल मैन है, तो जहाँ तो ये कोई मीन्स राजा हो सकता है, जहाँ फिर ये कोई प्रीस्ट हो सकता है। तो दिस पर्सन वियरिंग अ शॉल ओवर द लेफ्ट शोल्डर एंड अंडर द राइट आर्म, यहाँ पे ये शो कराई हुआ है कि उसने एक शॉल पहना हुआ है, एक आर्म अंडर आर्म के नीचे है और दूसरा उसके शोल्डर के ऊपर से, दूसरी साइड में उसके शोल्डर के ऊपर से है। देन आइज आर हाफ क्लोज्ड एंड हिज बियर्ड इज़ नीटली ट्रिम्ड, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ ना कि बियर्ड को प्रॉपरली उसने कटिंग कर रखी हुई है, कॉम कर रखा हुआ है। एंड अदर ब्यूटीफुल स्कल्पचर, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड इज ऑफ मेल टॉर्सो। टॉर्सो का मतलब होता है कि कोई ह्यूमन फिगर जिसमें उसके हाथ मीन्स उसके बाजू, आर्म्स उसकी और हेड वो मिसिंग होता है, तो उसको हम टॉर्सो बोलते हैं। तो ये होता है कि समटाइम हमने उसको बाद में अटैच करना होता है। सो दिस इज़ मेड अप ऑफ रेड स्टोन विथ सॉकेट होल, तो जैसे मैंने बोला कि बाद में उसको अटैच कर सकते हैं उसकी आर्म्स को और हेड्स को, तो यहाँ पे सॉकेट होल्स बने हुए हैं इन द नेक एंड शोल्डर्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म। तो ये उस स्टैचू की यहाँ पे उन्होंने पिक्चर हमें बुक में दी हुई है। देन थर्ड वन इज स्कल्पचर इन टेराकोटा। तो टेराकोटा क्या होता है, ये क्ले होती है, जो ब्राउनिश क्ले होती है, जिसको बाद में ये बेक कर लेते हैं, पका लेते हैं आग में समटाइम्स। ओके, द टेराकोटा फिगर ऑफ द मदर गॉडेस विच वॉज फाउंड एट मोहेंजोदारो। तो मदर गॉडेस की जो फिगरिन है हमें कहाँ पे मिली है, दैट इज़ इन मोहेंजोदारो। इज़ एन एक्सक्विजिट पीस ऑफ स्कल्पचर, मीन्स बहुत अच्छा ये स्कल्पचर का पीस है, मीन्स बहुत बेहतरीन तरीके से उसको बनाया हुआ है। सेवरल अदर टेराकोटा फिगर ऑफ, और भी हमें टेराकोटा की फिगर्स मिली हैं। कौन सी मिली हैं, बुल की मिली है, डॉग, शीप, बर्ड्स, मैन एंड वीमेन हैव ऑल्सो बीन फाउंड। तो यहाँ पे ये जो कुछ एक एग्जाम्पल दी हुई है ना, बुल, डॉग्स, शीप्स, इट मीन्स इनको वो डोमेस्टिकेट करते थे, तभी उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी कि उन्होंने स्टैचूज़ या कह लो कि स्कल्पचर्स टेराकोटा के बनाए हैं उन्होंने। तो ये हो गया उनका आर्ट ऑफ स्कल्पचर में। स्कल्पचर इन जो ब्रॉन्ज मेटल में था हमारा जो डांसिंग गर्ल है, स्टोन में जो 2 स्टैचूज़ मिले हैं, फर्स्ट इज़ ऑफ द बियर्डेड मैन एंड सेकेंड वन ऑफ अ मेल टोर्सो। एंड टेराकोटा में हमें मदर गॉडेस और कुछ एक एनिमल्स, बर्ड्स, मैन, विमेन, इनके भी स्कल्पचर्स मिले हैं। ओके, देन है उनका आर्ट ऑफ कार्विंग। कार्विंग का मतलब होता है किसी चीज़ को काट के या छील के कुछ नया रूप दे देना, बना देना उसको। सो द इंडस पीपल एक्सेल्ड इन द आर्ट ऑफ कार्विंग, मीन्स वो इसमें भी एक्सीलेंट थे। The figure of animals carved on seals show a high degree of excellence. Many seals have been found. तो हमें कैसे पता चला कि वो एक्सीलेंट थे, उनकी जो सील्स हमें मिली हैं जिसपे इन फिगरिन को, इन एनिमल्स की फिगर्स को कार्व्ड करा हुआ है, मीन्स काट के या खोद के छील के बनाया हुआ है, तो वो जितने अच्छी क्वालिटी का उन्होंने बनाया है, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वो अपने इस काम में एक्सीलेंट थे। सो कैसे बनाया है, विद इनग्रेविंग ऑफ द फिगर। इनग्रेव एज आई टोल्ड यू ना, उसको छील के ना खोद के ड्रॉ कर देना, बना देना। और वेरियस एनिमल्स सच एज बुल, बफेलो, बिसन, तो बफेलो को भी वो डोमेस्टिकेट करते थे, बिसन को भी, एलिफेंट का भी जिक्र आया है। एंड द मैथोलॉजिकल यूनिकॉर्न हम अपनी स्टोरीज़ में पढ़ते हैं ना कि वो एक घोड़ा होता है जिसके सर के ऊपर एक सिंगल
सींग लगा होता है, हॉर्न लगा होता है। तो ये मिथोलॉजिकल है क्योंकि हमने इसको कभी देखा नहीं है, ना इसके कोई एविडेंसेस मिले हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि वहाँ पे उनकी जो रिमेन्स मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनमें ये उनकी सील्स के ऊपर ये इनग्रेव्ड हमें एनिमल मिला है। देन है उनका द आर्ट ऑफ पेंटिंग। तो वो लोग क्या करते थे, मिट्टी से बर्तन बनाते थे, पॉट्स को बनाते थे, फिर उनको ब्यूटीफुली डेकोरेट करते थे। तो डेकोरेट करने के लिए वो डिफरेंट कलर्स, जो नेचुरल कलर होते थे, उनको यूज़ करते थे और डिफरेंट स्टाइल उनके ऊपर वो ड्रॉ करते थे। सो लेट्स डिस्कस different designs and figure of men, animal, birds and trees painted on earthenware। earthenware यहाँ पे मतलब है कि मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते थे। show the artistic skill of the people, कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे इन टाइप ऑफ पॉट्स को बनाने और फिर उनको कलर करने में। दे पेंटेड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। तो ज़्यादातर जो हमें वहाँ के पॉट्स मिले हैं, जब बर्तन मिले हैं, उसके ऊपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे शो करा हुआ है कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं, तो वो लोग इस पैटर्न को ज़्यादा यूज़ करते थे। इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स ऑन पॉटरी, और डिफरेंट कलर्स को वो लोग यूज़ करते थे उस समय भी। देन है यहाँ पे द आर्ट ऑफ पॉटरी। तो यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया कि उन पॉट्स को वो पेंट करते थे, डिफरेंट डिज़ाइन में कलर करते थे। तो यहाँ पे है कि वो पॉट्स को कैसे बनाते थे, किन किन शेप्स में बनाते थे। हड़प्पन पॉटर्स मेड पॉटरी ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज ऑन अ पॉटर्स व्हील। तो यहाँ पे अगर जिक्र हुआ है कि पॉटर्स व्हील, इट मीन्स उन्होंने पॉटर्स व्हील को भी डिस्कवर कर रखा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स, जार्स एंड वासर्स वर मेड। तो डिफरेंट साइज़ के वो बर्तन को बनाते थे, जार्स को या फिर वासेस को बनाते थे, जैसे हम गमले, जिनको गमले कह सकते हैं। पॉट्स मेंट फॉर डेली यूज़ वर प्लेन। तो जो रेगुलरली उन्होंने यूज़ करने होते थे वो प्लेन होते थे। एंड दोज विच वर यूज़ फॉर प्रिजर्विंग वैल्यूएबल। तो वो पॉट्स जिसमें उन्होंने कोई सामान को संभाल के प्रिजर्व करके रखना था, दे वर ग्लेज्ड एंड पेंटेड। उनको उन्होंने, ग्लेज होता है जैसे कोई किसी चीज़ के साथ किसी बर्तन की आउटर सरफेस को चिकना कर देना ताकि वो सर्वाइव कर सके लॉन्ग टाइम पीरियड तक। तो वो ग्लेज करते थे, फिर उसको पेंट भी करते थे। और जो नॉर्मल रूटीन में यूज़ करने वाले बर्तन थे वो प्लेन ही होते थे। देन है द आर्ट ऑफ स्पिनिंग। तो अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा था ना कि दे वर अवेयर अबाउट द कॉटन। तो वो कॉटन एंड वूल को स्पिन करके उसका कपड़ा भी बनाते थे। तो हमें कैसे पता चला, हम इस टॉपिक को इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स इन देयर हाउसेस इंडिकेट्स दैट स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल वॉज कॉमन अमंग द पीपल। तो बहुत सारे घरों में, जो भी हमें रिमेन्स मिले थे ना इस सिविलाइजेशन के, तो उनके बहुत सारे घरों के एरियाज़ में हमें स्पिंडल्स मिले हैं। स्पिंडल्स क्या होता है, ये काइंड ऑफ, आप इसको रॉड कह सकते हो, नीडल शेप्ड रॉड कह सकते हो, जिसको वो लोग क्या करते थे, धागा बनाने के लिए, स्पिनिंग के लिए वो यूज़ करते थे। तो किस चीज़ को वो मतलब स्पन करते होंगे, दैट इज़ ऑफ कॉटन एंड वूल। तो ये दो चीज़ें कॉमन थी और इन्हीं दो कॉटन एंड वूल के वो कपड़ों को यूज़ भी करते थे। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि हमें क्या स्पिंडल्स मिले हैं। तो स्पिंडल्स एंड स्पिंडल वॉल्स। स्पिंडल वॉल्स होता है जैसे अगर बीच में कोई, फॉर एग्जांपल ये कोई नीडल है या रॉड है जिसके ऊपर उन्होंने धागा बुनना है, तो इसको किस चीज़ के ऊपर वो लोग लगाएंगे। तो ये इसको ऐसे सर्कल टाइप, जैसे बटन कह लो, सर्कल टाइप कोई ऑब्जेक्ट बनाया उन्होंने, बीच में एक होल रखा जहाँ पे वो इस नीडल को लगाएंगे, तो फिर इसके ऊपर धागे को रैप करा जाएगा। तो वो स्पिंडल्स वॉल्स भी हमें मिले हैं यहाँ पे। और किस चीज़ के बने हुए थे ये, टेराकोटा के और पोर्सलिन, ये दो मटेरियल के इन लोगों ने स्पिंडल्स एंड मीन्स अपनी इस स्पिनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे। देन है उनका मेटल क्राफ्ट एंड मेटलर्जी, जो वो मेटल्स के साथ कोई सामान बनाते थे। स्मिथ्स ऑफ वेरियस काइंड्स possessed
टेक्निकल स्किल इन प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल ज्वेलरी इन मीन्स जो उस समय के स्मिथ्स होते थे, जैसे सोने का काम करने वाला गोल्ड स्मिथ होता है, लोहे का काम करने वाला आयरन का काम करने वाला ब्लैक स्मिथ्स होता है। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्मिथ थे और वो क्या थे, अपने काम में वो एक्सीलेंट थे। फॉर एग्जांपल जो उन्होंने ज्वेलरी बनानी होगी डिफरेंट मेटल्स की, यहाँ पे लिखा हुआ है कास्टिंग मेटल एंड इन क्रिएटिंग अलॉयज़। अब अलॉयज़ कैसे होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को वो मिक्स करके एक थर्ड मेटल बना देते हैं जो पहली वाली से बेटर होती है, तो अलॉयज़ भी बनाना जानते थे। देन अ हाई aesthetic sense is revealed in the exquisite design of gold ornament like necklaces। अभी वो गोल्ड के बहुत सुंदर डिज़ाइन वाले ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे, गहने बनाते थे, जिसकी एग्जांपल्स हैं नेकलेसेस, आर्म बैंड्स, बैंगल्स, गर्ल्स, देन सिल्वर ब्रेसलेट्स एंड ईयर रिंग्स। तो ये कौन पहनता था इनको? जनरली विमेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पहनती थी। Then the artisans showed their skill in smelting bronze and producing vessels। तो ब्रोंज को वो स्मेल्ट करके पिघला के क्या बनाते थे? वेसल्स बनाते थे ऑफ अ फाइन क्वालिटी। कॉपर वेसल्स वर मेड फ्रॉम शीट मेटल। तो शीट मेटल क्या होती है कि किसी मेटल को बहुत पतली, जैसे एक चादर होती है, इतना थिन करके फ्लैट सरफेस सा बना के फिर फर्दर उसका कोई और सामान बनाना, तो ये लोग वेसल्स बनाते थे उसके। इट मीन्स जो उनका मेटल क्राफ्ट है, मेटलर्जी है, उसमें भी वो एक्सपर्ट थे। देन है द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड स्क्रिप्ट। तो वो लोग लिखना जानते थे, उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट भी थी, जो हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द सिविलाइजेशन। Harappan had developed art of writing. Seals discovered at Harappa and Mohenjo-daro are engraved with some sort of pictorial writing। तो कैसी writing थी? Pictorial writing थी। Then similar inscriptions have been found engraved on copper tablets। तो उनकी सील्स पे भी हमें मिले हैं, कॉपर टेबलेट्स के ऊपर भी मिले हैं, उनकी स्क्रिप्ट में जो भी उन्होंने लिखा हुआ है या इंग्रेव्ड करा हुआ है, और फिगर्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स भी हमें मिले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली द पिक्टोरियल स्क्रिप्ट हैज़ नॉट येट बीन डेसिफर्ड। तो डेसिफर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को जान लेना, तो यहाँ पे येट नॉट बीन डेसिफर्ड, इट मीन्स हम उसको प्रॉपरली अभी पढ़ नहीं पाए हैं, उसका मीनिंग नहीं जान पाए हैं, उसको जज नहीं कर पाए हैं। Some scholars are of the opinion that the writing was generally from right to left, but in some cases it was written from left to right। तो scholars जो इसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, मीनिंग जज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ के अनुसार क्या है कि वो जो लिखते थे राइट टू लेफ़्ट लिखते थे, और कुछ समझते हैं कि वो लेफ़्ट टू राइट लिखते होंगे। लेकिन अभी इसके ऊपर और वर्क चल रहा है, मे बी विद इन फ्यू ईयर हम इस स्क्रिप्ट को रीड भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, तो फिर इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जहाँ कह लो कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।